नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2022 का सेट नंबर 2। इससे पहले हम सेट नंबर 1 तक ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं कि वृक्क यानी जिनको हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है और एक कार्य क्या करती हैं, तो ये जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करते हैं, तो वो होता है उत्सर्जन तंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण क्या होता है? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। इनमें हरित लवक पाया जाता है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वही जो है इनको भी चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है? जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है। तीसरा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। इनमें से सभी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किस में होता है? तो आप सभी को पता है, ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन होता है। अच्छा, मुकुलन क्या होता है? मुकुलन में क्या होता है, यहाँ पर जो मात्र कोशिका होती है इसके ऊपर पहले एक बड निकलती है जिसे हम कलिका कहते हैं, और धीरे धीरे इसके अंदर पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है वो दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। तत्पश्चात कोशिका द्रव्य में विभाजन हो जाता है और दो संतत कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के विभाजन को या इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन का ही प्रकार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है बाह्यदल, दूसरा दिया गया अंडाशय, सी दिया गया अंडक, चौथा दिया गया परागकण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, परागकण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला दिया गया है अंडाशय, दूसरा दिया गया गर्भाशय, तीसरा दिया गया शुक्रवाहिका, चौथा दिया गया डिंबवाहिनी। तो अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं, तो ये तीनों जो है मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुक्रवाहिका लिखा है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, ये नर जनन तंत्र का भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा क्या होते हैं? जैसे जिनके द्वारा हम पेट्रोलियम वगैरह बनाते हैं, जैसे डीजल, मिट्टी का तेल। तो इसके लिए क्या पवन ऊर्जा? नहीं। सौर ऊर्जा? नहीं। कोयला और जल विद्युत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला जो होता है वो एक प्रकार का जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का दिया गया है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। स्वपरागण क्या होता है? तो स्वपरागण और पर परागण जो होती हैं ये एक प्रकार की विधियां होती हैं जिनके द्वारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। स्वपरागण क्या होता है? जब परागकोश से परागकण निकलकर, चले फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ये परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण है। जब परागकोश से परागकण निकले और
उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, इस भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो परागकोश से परागकण निकले और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। अगर हम पर परागण की बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक और दूसरी वर्तिकाग्र बनाए दे रहे हैं। अब परागकोश यहाँ से निकले लेकिन पहुँच कहाँ जाए? ये दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पर परागण कहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वपरागण के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचे परागकण तो ज़्यादा परागकण वेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूसरे पुष्प में जाने तक क्या होगा कि परागकणों की संख्या ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। ठीक है। अगली चीज, परागकण स्वपरागण में क्या होता है? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पर परागण के लिए क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, वो चाहे जंतु हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करते हैं तो जो स्वपरागित पुष्प होते हैं ये कम आकर्षक होते हैं, जबकि पर परागित जो पुष्प होते हैं ये अत्यधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? सभी को पता है कि वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है प्राणवायु का कार्य करती है, और ये ऑक्सीजन किससे मिलती है? तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्वसन की जब बात आती है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया में ये कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे हों चाहे मनुष्य हो, ये सभी ऑक्सीजन गैस ही श्वसन की क्रिया में ग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि फिर पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस मुक्त कब करते हैं? तो मुक्त कब करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो एक तो हो गया हमें इनसे जो है प्राणवायु मिलती है, दूसरा क्या हो गया, इनसे हमें इमारती लकड़ी मिलती है, इनसे हमें फल मिलते हैं, इनसे हमें एंटीबायोटिक औषधियाँ प्राप्त होती हैं, और इनमें जो है वन्य जीव संरक्षण भी किया जाता है। तो ये तमाम सारे रीजन हो जाते हैं जिसके कारण जो है वन संरक्षण आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। श्वासोच्छ्वास को हम इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग क्या होता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगर हम देखें तो श्वासोच्छ्वास जो है यह एक प्रकार की भौतिक क्रिया होती है, मतलब ये शरीर से बाहर होने वाली क्रिया होती है। अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन क्या होता है? भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को हम श्वसन कहते हैं, और श्वसन हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, और जब हमारे शरीर को किसी भी भाग को आवश्यकता होती है तो यह एटीपी के रूप में इसे भेज देता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। चलिए फिगर बना देते हैं। फिगर यहाँ पर जो है ये वर्तिकाग्र होता है, इसे वर्तिका कहते हैं। ये अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर यहाँ पर बीजांड पाया जाता है। ठीक है। इसे पुष्पासन कहते हैं। यहाँ पर पुष्प व्रंत होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इधर भी चाहें तो इधर भी बना सकते हैं। ये परागकण हो, परागकोश हो गया, परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। अब यहाँ पर हम दिखा देंगे ये परागकण यहाँ पर। अब ये परागकण जब इस पराग नलिका के द्वारा अंदर जाएगा तभी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के नियमों को एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो मेंडल जी ने जो है 3 नियम दिए थे वंशागति के। पहला कौन सा था? पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो चलिए सुनते हैं पहला नियम। पहला नियम था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर लक्षणों वाली या प्रभावी लक्षणों वाली संतानें उत्पन्न होती हैं। पर ठीक है, इस नियम, अच्छा कुछ लोग यहीं पर लिख देते हैं, इस नियम को हम क्या कहते हैं?
प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन अगर लिखना चाहें तो हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, भाई हमने क्रॉस कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो इनसे जो युग्मक F1 पीढ़ी में बना था वो बना था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर कैपिटल टी शुद्ध लंबेपन का जीन था, स्मॉल टी शुद्ध बौनेपन का जीन था, लेकिन ये संतान कैसी थी, ये संकर लंबी थी। अर्थात यहाँ पर लंबेपन का जीन जो था उसने अपना प्रभाव प्रदर्शित कर दिया था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, और स्मॉल टी को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यह नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या था इनका, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पृथक्करण का नियम क्या था, अब इसी में जब F1 पीढ़ी में हम आगे क्रॉस करवाते थे, क्रॉस करवा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कैपिटल टी, यहाँ पर मिल जाएगा स्मॉल टी, अगले को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर लास्ट वाले को पहले वाले से तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब हमने देखा कि F2 पीढ़ी में क्या होता है, हमने जितने युग्मक लिए थे सब पृथक हो जाते हैं, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा नियम फिर से सुन लेते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संकर लक्षणों वाली या प्रभावी लक्षणों वाली संतानें उत्पन्न होती हैं, परंतु जब इनके मध्य पुनः परागण की क्रिया कराई जाती है तो F2 पीढ़ी में ये सभी युग्मक पृथक हो जाते हैं। इस नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब इसमें कभी कभी जो है रेशियो पूछ लेता है कि जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो आ जाएगा 1:2:1। अगर फिनोटाइप की बात होगी तो 3:1 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला तीसरा नियम था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या कहता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर हम दो जोड़ी लक्षण करवाते थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई के बीच में, गोल पीले और झुर्रीदार हरे के मध्य में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी संकर लक्षणों वाली संतानें उत्पन्न होती हैं, परंतु F1 पीढ़ी में जब पुनः परागण की क्रिया कराई जाती है तो F2 पीढ़ी में अप्रभावी जीन का जोड़ा अपना स्वतंत्रता पूर्वक प्रदर्शन कर देता है। इस नियम को हम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। इसका अनुपात क्या आता है, तो 9:3:3:1। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पराकण का नामांकित चित्र, पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसका। अगला क्वेश्चन वृक्काणु नेफ्रॉन क्या होता है, तो वृक्काणु क्या होते हैं, वृक्काणु जो है किडनी से संबंधित है। अच्छा, अगर हम परिभाषा देखें तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्काणु कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये किडनी के निर्माण में सहायता करते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कंप्लीट होती है। ठीक है, एक किडनी में इनकी संख्या लगभग 10 से 15 लाख पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट दिया गया है हमारा, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पेड़ पौधे हैं, क्या है ये कोई पेड़ पौधे बने हुए हैं। ठीक है, ये घास फूस है, क्या है, ये घास फूस है। घास फूस को खाने वाले क्या हैं, छोटे छोटे कीड़े खा रहे हैं। कौन खा रहा है, कीड़े खा रहे हैं। इनको कौन खा रहा है, इनको जो है टिड्डा खा रहा है। कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। टिड्डे को कौन खा रहा है, इसको खा रहा है कोई चिड़िया खा रही है, यानी पक्षी खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक श्रृंखला भी बनती जा रही है और सभी जीवधारी क्या हैं, एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि समस्त जीवधारी भोज्य पदार्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक, अगर अब इसी में हम कह दें कि दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर जिसका निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।